अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पैसेज की ट्रांसलेशन करेंगे उसका टाइटल है द फैल्क्रिक व्हील। अच्छा, ये यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम में एक बेसिकली ब्रिज है। आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं और ये टू डिफरेंट कैनाल्स हैं, उनको आपस में जोड़ता है। इसके ऊपर अगर फर्दर आप देखना चाहें, मतलब कैनाल्स आपस में लिंक होती हैं और जो बोट्स हैं बेसिकली उनको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक कैनाल से आती हैं और दूसरी कैनाल में चली जाती हैं। ये आपके सामने इसकी पिक्चर है। तो ये एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर उन्होंने पूरी ये आर्टिकल लिखा है। आइल्स की बुक नंबर 11 है, टेस्ट 1 है, उसका पैसेज नंबर 2 है। तो इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसके आपको ये जो ट्रांसलेशन है यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन डिफरेंट, मतलब अगर बुक्स की आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको बाकी बुक्स की भी मिल जाएंगी और ये मतलब इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के सेशन को। Falkirk Wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift। जी, फैल्क्रिक व्हील स्कॉटलैंड के अंदर दुनिया का पहला और सिर्फ एक ही रोटेटिंग बोट लिफ्ट है। ये 2002 में ये शुरू हुआ था और ये इसकी जो लागत इसके ऊपर आई थी वो 84.5 मिलियन पाउंड मिलीनियम लिंक प्रोजेक्ट था। और इसने रिस्टोर करना था नेविगेबिलिटी। नेविगेबिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, क्रॉस यानी नेविगेट करना। इसी तरीके से हमारे पास जैसे क्रोम है, शुरू में एक नेविगेटर भी था, एक एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये नेविगेट करता है अक्रॉस स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड को और कनेक्ट करता है हिस्टोरिकल वाटरवेज को, जो फोर्थ एंड स्लाइड वाटरवे है और यूनियन कैनाल। ये दोनों बेसिकली कैनाल्स हैं जिनको आपस में वो जोड़ता है ये पुल। और ये 2002 में बनाया गया, इसको मतलब स्टार्ट किया गया। इसके ऊपर जो लागत आई 84.5 मिलियन पाउंड है। ये तीन चीजें इसमें बताई गई हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया फर्स्ट पैराग्राफ में। हर पैराग्राफ में जो आप इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा पढ़ें इसको, तो छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखें इसके साइड पे। आपके पास बुक्स मौजूद होनी चाहिए जब आप ये एक्टिविटी करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक नंबर 11 है और इसका टेस्ट 1 है, पैसेज नंबर 2 है। अच्छा, जो मेजर चैलेंज आया इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ये था कि जो फोर्थ क्लाइड कैनाल थी वो 35 मीटर बिलो थी द लेवल ऑफ यूनियन कैनाल। यानी कि एक जो कैनाल है वो 35 मीटर अबव और दूसरी 35 मीटर बिलो है। 35 मीटर काफी ज्यादा हाइट बन जाती है। Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks। अच्छा जी, 11 लॉक्स के साथ। लॉक वैसे तो हम लोग, लॉक जो वर्ड है इसकी दो इसकी मीनिंग्स हैं। एक तो है जैसे लॉक कर देना, डोर को लॉक कर देना, और दूसरा जो इसका मीनिंग है वो होता है जो बाल होते हैं हमारे हेयर्स, तो उसकी जो सी एक, जिसे उर्दू में कहते हैं ना बालों की एक लट जो सी होती है या जुल्फ जो सी होती है, उसको हम लॉक कहते हैं। तो एक चलें जी, इसमें बताया हुआ लॉक क्या, इन क्लोज सेक्शन ऑफ कैनाल इन विच द वाटर लेवल कुड बी रेज्ड और लोअर्ड। ठीक है, ये इन्होंने लॉक की यहाँ पे डेफिनेशन डैशेस के साथ दी हुई है। तो ये दो कैनाल्स को, एक कैनाल की जो सी डिस्टेंस था, हाइट थी बेसिकली दूसरी से वो 35 मीटर थी और 11 लॉक्स के जरिए इसको जोड़ा गया। दैट स्टेप्ड डाउन अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, और उसको 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक नीचे लेके लाया गया है। दिस हैड बीन डिसमेंटल्ड इन 1933, thereby breaking the link। 1933 के अंदर इसको डिसमेंटल किया गया और जो लिंक था उसको ब्रेक कर दिया गया। When the project was launched in 1994, 1994 में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटी were keen to create a dramatic 21st century landmark which would not only be a fitting commemoration of the millennium। तो बेसिकली बहुत एंथुजियास्टिक थी ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटी और वो चाहती थी कि हम कोई ऐसा लैंडमार्क बनाएं, एक ऐसा अजीम प्रोजेक्ट बनाएं जो कि याद
याद रहे लोगों को, और 1000 सदी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। चलें जी। बट ऑल्सो लास्टिंग सिंबल ऑफ द इकोनॉमिक जनरेशन फॉर द रीजन। सिर्फ ये ऐसा ही ना हो, बल्कि इकोनॉमी भी इससे बूस्ट हो और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए मुल्क के अंदर। जी, बी पैरा जो सेकंड पैराग्राफ है, इसके अंदर जो चीजें डिस्कस की गई हैं कि बेसिक इसकी बताया गया कि किस तरीके से इसको जोड़ा गया, इसमें लॉक्स का यूज किया गया, और हाइट कितनी थी टू कैनाल्स की। और 1994 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो कितने इंथ्यूजियास्टिक थे जो उनकी ब्रिटिश वाटरवे अथॉरिटीज हैं। ये जी थोड़ी सी बातें सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं। अच्छा, एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करें। पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद फिर आप रीडिंग के पैसेज को देखें। उससे आपको काफी आइडिया, क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाएगी, और कुछ कीवर्ड्स को भी आप पहले से जान जाएंगे, जिसकी वजह से आप आंसर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा आइडियाज दिए गए लोगों को, बहुत ज्यादा आइडियाज दिए गए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट होगा। अब ये पूरा पैराग्राफ मेरे ख्याल में आइडियाज के ऊपर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट था कि रोलिंग एग्स टू टिल्टिंग टैंक्स। टिल्टिंग टैंक्स हो गए रोलिंग एग्स, घूमने वाले कोई अंडे हो गए। फ्रॉम अ जाइंट सी सॉ, एक बहुत बड़ा कोई सी सॉ है, ठीक है ना, टू ओवरहेड मोनो रेल, या ऊपर ऊपर कोई रेलगाड़ी टाइप कोई चीज है। मतलब ये एक मल्टीपल किस्म की उन्होंने पॉसिबिलिटीज दी कि ये हम काम कर लेते हैं। लेकिन आखिर में जो उनसा विनर था जिसके प्रोजेक्ट मिला, वो ये रोटेटिंग स्टील बोट लिफ्ट था, विच वॉज टू बिकम द फेल्क्रिक व्हील। और इसका नाम उन्होंने आगे चल के फेल्क्रिक, जो उस जगह का नाम है, उसके आगे व्हील उसका पहिया रख दिया। इसकी जो शेप है और स्ट्रक्चर है, क्लेम किया जाता है कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया। कुछ मैन मेड थी और कुछ नेचुरल थी। अच्छा जी, इसमें जो नोटेबल चीज है वो सेल्टिक डबल हेडेड एक्स है। यानी कि एक्स कहते हैं आपके जो कुल्हाड़ा होता है उसका, वो उसे एक्स कहते हैं। तो इसके दो साइड्स वाला एक्स है। बट ऑल्सो द वास्ट टर्निंग प्रोपेलर ऑफ शिप, और एक शिप का प्रोपेलर भी है। रिब केज है। रिब केज हमारा बॉडी के अंदर रिब केज होता है, जैसे रिब केज कहते हैं जिसके अंदर आपका हार्ट होता है, बाकी चीजें होती हैं। तो एक वेल का रिब केज है और एक फिश की स्पाइन है। ये सारी 3 4 5 चीजें थी जिससे एक आइडिया लिया गया कि हम इसको कैसे बनाएंगे। मुख्तलिफ इसके जो फेल्क्रिक व्हील के पार्ट्स थे, वर ऑल कंस्ट्रक्टेड एंड असेंबल्ड। उन सबको बनाया गया और उन सबको इकट्ठा किया गया। अच्छा जी। कंस्ट्रक्टेड एंड असेंबल्ड लाइक वन जाइंट टॉय, जैसे एक बहुत बड़ा कोई खिलौना होता है। बिल्डिंग सेट एट बटरली इंजीनियरिंग स्टील वर्क। अच्छा जी, बटरली इंजीनियरिंग स्टील वर्क में, और डेब्रिशायर के अंदर 400 किलोमीटर फ्रॉम फेल्क्रिक। जी, ये जगह बताई जा रही है कि जहाँ पे इन चीज़ों को असेंबल किया गया। एक टीम आई जिसने बड़े केयरफुली उसको असेंबल किया, 1200 टन स्टील को, painstakingly fitting the pieces together। अच्छा जी, बड़े एहतियात के साथ। यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी देख लेते हैं। अच्छा, वर्ड की मीनिंग्स के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्निंग डिक्शनरी देखनी है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी से मीनिंग्स देखें। उसकी रीजन ये है कि हमने ये वर्ड है पेनस्टेकिंग, थॉरो, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा केयर के साथ, एफर्ट्स के साथ और फुल अटेंशन के साथ। ठीक है, पेनस्टेकिंग। Painstaking। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लें। मजीद भी कुछ वर्ड हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा, इनके मीनिंग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। बड़ी थॉरली इसको ना फिट किया गया चीजों को आपस में, और एक्यूरेसी जिनसी थी 10 मिलीमीटर की थी, और टू इंश्योर परफेक्ट फाइनल फिट। तो वहां पे एक दफा उसको असेंबल किया गया, देखा गया। उसके बाद समर 2001 के अंदर स्ट्रक्चर वाज देन डिसमेंटल। वहां पे जो बनाया गया उसको फिर खोला गया दोबारा से। डिसमेंटल कहते हैं अपने पार्ट्स में अलग अलग कर देना किसी चीज को।
जैसे एक बाइसिकल है तो उसके व्हील्स को लदा कर दें, हैंडल को लदा कर दें, ये सारी चीजें जब लदा लदा हो जाएंगी तो वो डिसमेंटल हो जाएगा। दोबारा इकट्ठा भी आप उससे जोड़ेंगे तो उसको असेंबल कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड ऑन 35 लॉरीज और टू फेल क्रिक, 35 लॉरीज के ऊपर उसको लेके आया गया वहां पे। जी एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। जी मुझे जरा बैटरी लैपटॉप की लगानी पड़ी। अच्छा जी। कहते हैं जी उसके बाद फिर उनको बोल्ट के साथ जोड़ा गया, 35 लॉरीज के ऊपर लेके आया गया, फिर ग्राउंड पे रखा गया। उसके बाद इनको लिफ्ट किया गया उस पोजीशन के ऊपर 5 लार्ज सेक्शंस के अंदर क्रेन के जरिए। अच्छा, the wheel would need to withstand immense and constantly changing stresses as it rotated. तो अब जो व्हील था उसने, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है withstand। withstand कहते हैं बहुत ज्यादा मजबूत होना, कि डैमेज को बर्दाश्त कर सके। उस पर कितना, उस पर बोझ पड़ना था, क्या चीजें होनी थी, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जी व्हील जो सा था वो बहुत ज्यादा विथस्टैंड इमेंस, बहुत शदीद किस्म का मजबूत होना चाहिए। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रेस, अब स्ट्रेस उस पर चेंज हो रहा है, उसको मुसलसल रोटेट किया जा रहा है। सो टू मेक स्ट्रक्चर मोर रोबस्ट द स्टील सेक्शन वर बोल्टेड rather than welded together। अब उसको मजबूत करने के लिए बोल्ट्स के जरिए सेक्शन को लगाया गया बजाय इसके उसको वेल्ड किया जाता। 45,000 बोल्ट्स जिनसे बोल्ट होल किए गए जिससे उसको जोड़ा गया आपस में। ये जी बताया गया कि किस तरीके से कहाँ पे उसको पहले असेंबल किया गया, उसके बाद दोबारा वहां पे कैसे लेके आया गया, क्या है उसकी कंडीशंस थी, और उसमें जो व्हील सेक्शन था उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आना था। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हील जो कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ अपोजिंग एक्स शेप्ड आर्म्स। यहाँ पे अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी इसकी, ये देखिए जी, ये एक्स शेप है बेसिकली, जैसे कि कुल्हाड़ा होता है, ये आपके सामने आ रहा है। एक ये है और एक ये है, बाकी सारे इस तरह नहीं है। ठीक है, तो इनकी वो बात कर रहे हैं कि इनकी एक्स शेप जो सी है वो अच्छा जी, आर्म्स हैं जो कि 25 मीटर्स अपार्ट एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर हैं, कि वो सेंट्रल स्पाइन के साथ फिक्स की जाएंगी। टू डायमीटर अपोज्ड वाटर फिल्ड गंडोलास, गंडोलास होते हैं जैसे आपकी बोट्स समझ लें, बोट्स को हम गंडोलास कहते हैं। एक और भी गंडोलास होते हैं यहाँ पे कि जिसके अंदर बेसिकली इसको, यानी कि हर एक की जिसके अंदर ये कश्तियां आके रुकेंगी उन्हें गंडोला कहा गया। यानी कि पानी है बेसिकली जिसके अंदर 360,000 लीटर पानी जो उनसे मौजूद होता है, उसके अंदर फिर आगे जो बोट्स हैं वो आती हैं, फिर वो मूव करती हैं। आर लिफ्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द आर्म्स। इसकी थोड़ी सी यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखेंगे ना, ये लिखें फल्क्रिक व्हील, तो फिर आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया क्लैरिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से उसको प्ले नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, दीज गंडोलास ऑलवेज वे द सेम, इन दोनों का वेट सेम होना चाहिए था, वेदर और नॉट दे आर कैरिंग बोट्स, अगर वो कश्तियां या उसके ऊपर बोट्स हैं तब भी या नहीं है तब भी उनका वेट एक जितना होना चाहिए। इसके लिए उसकी रीजन क्या है, अर्शिमीदस प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जी अर्शिमीदस का जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से।
वो क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लें। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस देयर ओन वेट इन वाटर। डिस्प्लेसमेंट वैसे इसको उर्दू लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं हटाओ। हटाओ ये होता है कि अगर एक बोट है और जब वो पानी में उसको रखते हैं तो जितना पानी हटता है उस जगह से, अगर तो उसका वेट ज्यादा है, मतलब जो पानी हटता है वो वेट जो सा है, अगर वो बोट के वेट से ज्यादा है तो फिर वो बोट जो सी है वो तैरती रहेगी। और अगर वो बोट के वेट से कम है तो फिर बोट जो सी है वो डूब जाएगी। यानी बोट का वेट जो सा कम होना चाहिए और पानी जो हटे उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, इसको वो कहते हैं। और दूसरा उन्होंने बेसिकली बताया कि डिस्प्लेसमेंट की बात की यहाँ पे कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस देयर ओन वेट इन वाटर, अपना भी उनका वजन आएगा। सो व्हेन द बोट एंटर्स, जब वो बोट आती है उस गंडोला के अंदर, तो जो पानी हटता है, ठीक है ना, वो तकरीबन इतना ही होता है जितना उस बोट का वेट होता है। इससे जो बैलेंस रहती है, जो व्हील है वो बैलेंस रहता है और बहुत ज्यादा। सो डिस्पाइट इट्स इनॉर्मस मास, इनॉर्मस कहते हैं मास को, हुजम जो है ना बेसिकली मास कहते हैं, यानी कि उसको मटेरियल जो होता है उसको हम लोग मास कहते हैं। वैसे तो इसकी एक और भी इंग्लिश है, मीनिंग है उसका, मतलब है लोग, मैसेस, बहुत ज्यादा तादाद में। लेकिन यहाँ पे अब इस मास को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे जैसे एक लैपटॉप है वो कितनी जगह घेरता है, उसका मास है बेसिकली। It rotates through 180 degree in 5.5 minutes while using very little power. It takes 1.5 किलोवाट आवर। अब उसमें बता रहे हैं कि जो किस तरह किस डिग्री पे मूव करता है, कितनी उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मूव करने के लिए। और उसकी आगे एग्जांपल दे रही है, ऐसी है जैसे बॉइलिंग 8 स्मॉल डोमेस्टिक केटल्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप 8 केटल्स को बॉयल करें तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, बोट्स नीडेड टू बी लिफ्टेड अप, एंटर द कैनाल बेसिन एट द लेवल ऑफ द फोर्थ एंड स्लाइड। बोट्स जो है उसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है जो पहले कैनाल के अंदर आती है, ठीक है। देन एंटर द लोअर गेंडोलाज, उसके बाद वो गेंडोला में चली जाती है व्हील के अंदर। हाइड्रोलिक स्टील्स लगे होते हैं गेट्स के साथ, और वो जो स्टील्स होते हैं उन गेंडोलाज को उसके बेसन से मूव करते हैं। और फिर वाटर बिटवीन गेट्स इज देन पम्प्ड, तो पानी जो सा उसके अंदर डाला जाता है, ऐड किया जाता है। हाइड्रोलिक क्लैंप हैं जो कि दूर रखते हैं आर्म्स को व्हील्स की मूवमेंट से जब ये डॉक्ड होती है, यानी जब उसके अंदर मौजूद होती है। डॉकयार्ड क्या होते हैं, जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं। डॉक्ड कहते हैं जहाँ पे कश्ती या बोट जो उनसी है वो आके रुकेगी। सेंट्रल मशीन रूम के अंदर एक एरे ऑफ 10 हाइड्रोलिक मोटर्स हैं। देन बिगिंस टू रोट द सेंट्रल एक्सल, वो मोटर जो उनसी जो एक्सल दरमियान में उसको मूव करना शुरू कर देती हैं। द एक्सल कनेक्ट्स टू द आउटर आर्म। अच्छा, यहाँ पे ना ये वोकैबलरी वगैरह अगर जो साइंसेस के स्टूडेंट्स नहीं है, सोशल साइंसेस के हैं, वो जरूर बना लें। गंडोला वैसे एक कश्ती को कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे गंडोला जिसमें कश्ती आके रुकेगी, जब आप इसकी वीडियो देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे डॉक का वर्ड है, उसको भी देख लें। डॉक का मतलब ये है कि जहाँ पे उसको रोका जाता है। हाइड्रोलिक मोटर, आई होप सो आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद बिगन टू रोटेट एट द स्पीड ऑफ 1/8 ऑफ अ रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है जी। एज द व्हील रोटेट्स, कंडोलाज आर केप्ट इन द अपराइट पोजीशन बाय अ सिंपल गियरिंग सिस्टम। सिंपल गियरिंग सिस्टम के जरिए उसको अपराइट पोजीशन में रखा जाता है, यानी कि उसकी जो फेस है वो ऊपर की तरफ होगा। 2 8 मीटर वाइड कॉग। कॉग क्या चीज होती है? कॉग होती है, हम कहते हैं उर्दू में गरारी। गरारी के दांत से बने होते हैं जिससे वो मशीन सी चलती है वो, ठीक है। तो वो जो एक दांत होता है ना उसका, जो आपस में फंस के मूव करते हैं, उसको कॉग कहते हैं। कॉग ऑर्बिट अ फिक्स इनर कॉग ऑफ द सेम विड्थ कनेक्टेड बाय 2 स्मॉलर कॉग। अब वो मजीद आगे 2 कॉग्स के साथ जुड़ी होती है, ट्रेवलिंग
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं आउटर कॉक के अंदर, और सो इंश्योरिंग दैट गंडोलाज ऑलवेज रिमेन लेवल। उसका मकसद ये होता है कि वो दोनों लेवल के अंदर है, यानी एक चीज जो यहाँ से उठ रही है दो ऊपरली साइड पे भी उसके लेवल में आना चाहिए। जैसे कि एक स्विंग होती है, अगर आप उसको देखें दो साइड्स लेवल करनी पड़ती हैं। जब गंडोला टॉप के ऊपर पहुंच जाती है तो बोट्स passes straight on to the aqueduct situated 25 मीटर above the canal basin। कैनाल का जो बॉटम है वहां से लेकर वो 25 मीटर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है बोट। ठीक है जी, जब वो वहां पे पहुंचती है, एक्वा कहते हैं पानी को, डक्ट कहते हैं रास्ते को, इसको जेहन में रखिएगा। लास्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। कहते हैं रिमेनिंग ऑफ 11 मीटर ऑफ लेफ्ट नीडेड टू रीच द यूनियन कैनाल इज अचीव्ड बाय मीन ऑफ पेयर ऑफ लॉक्स। 11 मीटर उठाया जाता है यूनियन कैनाल से और 11 लॉक्स की मदद से, मतलब अपने जो एक पेयर ऑफ लॉक्स की मदद से। The wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35 meters। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो तो 35 मीटर था ना, तो वो फुल 35 मीटर तक नहीं उठाया गया। वो डिफरेंस भी, ये डिफरेंस था owing to the presence of the historically important Antonian wall which was built by the Roman in the 2nd century AD। ठीक है, बोट्स ट्रेवल अंडर दिस वॉल वाया अ टनल। वो एक वॉल है जिसकी वजह से उसको नहीं मूव किया जाता, उसके अंदर फिर वो टनल के अंदर वो बोट्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं। देन बोर्ड द लॉक्स एंड फाइनली टू द कैनाल टू द यूनियन कैनाल, और उसके बाद फिर वो आखिर में यूनियन कैनाल में चली जाती हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, उनको गंडोला का एक वर्ड है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डॉक का वर्ड है, उसको भी उसके मीनिंग को देख लें। लॉक्स किस सेंस में यूज हो रहे हैं उसके मीनिंग्स को देख लें। ठीक है, एनॉर्मस मैस, इसके मीनिंग को देख लें। ठीक है जी, उसके अलावा जो एक्सेस की बात की गई है उसके मीनिंग को देखें, और उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फैल्क्रिक व्हील हैज लिंक्ड द फोर्थ सलाइड कैनाल विद यूनियन कैनाल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहली दफा उसको लिंक किया गया, पहली दफा किया गया या एक से ज्यादा दफा किया गया, ये आपने पढ़ के अब इसके ऊपर फाइनलाइज आंसर लिखने हैं। बहरहाल इनके जो उनसे बाकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हैं, ayazaslam.com, ayazaslam.com, और उसकी उर्दू ट्रांसलेशंस के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको इजीली एक्सेस करें, और बाद में बाकी भी जो ट्रांसलेशंस हैं दूसरी बुक्स की वो भी आपके पास आ जाएं। थैंक यू सो मच।